स्वागत है आपका न्यूटोनियन एमजे चैनल के अंदर। तो आज हम विद्युत धारा चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हुए अगला लेक्चर इसका पढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने जो पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है कि जब आवेश गति करने लग जाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक बात। तो एक बात देखिए कि जब आवेश गति कर रहा है, अगर वह गति नियंत्रित है तो वहां पे अपन ने क्लियरली देखा था कि वहां पे जो धारा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित धारा उत्पन्न होती है, जो कि सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं। ठीक है। अगर यही अपन बात करते हैं जब गति अनियंत्रित हो तो धारा तो उत्पन्न होती है लेकिन वो अनियंत्रित, जो कि कम काम में आती है, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके। ठीक है। एक बात तो ये पढ़ी थी अपन ने मोटी मोटी बातों में, और एक बात ये भी थी कि विभिन्न पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर आवेश वाहक का कार्य क्या करते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ करते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि जब कोई चालक पदार्थ हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, इस प्रकार के पदार्थ हैं, तो वहां पे आवेश वाहक का कार्य, चार्ज कैरियर्स का जो काम करते थे वो करते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ऐसे ही अर्धचालक थे तो अर्धचालकों के अंदर जो आवेश वाहक का कार्य किया करते थे वो थे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। इसी प्रकार से अपन ने देखा था कि जो लिक्विड्स हैं, है ना, तो द्रव्य हैं, द्रव्य के अंदर जो काम किया करते थे वो थे आयंस। तो लेकिन हम फिलहाल अपन बात करते हैं कि क्योंकि अपन धारा जो प्रवाहित करते हैं वो चालकों के अंदर प्रवाहित करते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चालकों की। तो चालकों के अंदर आवेश को ले जाने का जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसी से रिलेटेड अपन आप आज बात पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये दो बातें अपन पढ़ चुके हैं और आज का अपना टॉपिक है अपवहन वेग। क्या होता है अपवहन वेग, कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। ये वीडियो उसी वीडियो से लिंक्ड है, यानी कि पहले अपने को वो वीडियो समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा। ये बात बताने की नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपन ने देखा था कि कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ अपन ने लिया, भाई ये मान लिया कि कोई चालक तार है, ये तार अपन ने ले लिया। ठीक है। तो चालक पदार्थ है, चालक तार है। तो चालक तार है, तो चालक तार के अंदर अपन जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। मान लिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में ये 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये मुक्त हैं। मुक्त किसके लिए हैं, गति करने के लिए मुक्त है। क्या है, स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं गति करने के लिए। तो अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, गति करते रहते हैं, ये गति कर रहे हैं। ये इस साइड में किधर भी गति कर सकते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल गति कर रहे हैं। जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो भी ये गति कर रहे हैं। लेकिन और अपन जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं तो अपने को क्या, जो धारा उत्पन्न होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं बहुत सारे, तो इसके अंदर धारा उत्पन्न होनी चाहिए। जबकि मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो क्या आपने देखा है कि कभी किसी चालक तार को अपन ने टच किया हो और वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, या फिर अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं हो, किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं हो, तो उसके अंदर करंट आया हो? नहीं होता कभी भी। मान लिया कि ये लोहे का है तो इसके अंदर अपन ने हाथ लगाया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं अभी भी। जैसे कि मान लिया कि ये लोहे का है अपने पास में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा उत्पन्न होती है। ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि यही अपन ने पढ़ा है पहले। तो इलेक्ट्रॉनों की गति इसके अंदर हो रही है, तो अब इनकी गति होने के कारण इसके अंदर धारा उत्पन्न होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे ही इसको मैं टच करूं, टच करते ही मुझे क्या लगना चाहिए, झटका लगना चाहिए। ठीक है। भले ही वो कम लगे या ज़्यादा लगे वो अलग बात है, लेकिन अपने पास में क्या लगना चाहिए, इसके अंदर करंट लगना चाहिए। लेकिन फिर भी करंट नहीं लगता है। ऐसा क्यों है, देखते हैं क्यों है। क्योंकि अपन जानते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इसके अंदर करंट आना चाहिए। लेकिन फिर भी अपन बात बताते हैं कि मान लिया कि ये पहला एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी गति इस साइड में है और इसका जो वेग है वो u1 है। प्रारंभिक वेग कितना मान लिया, u1। और ये है दूसरा, क्योंकि अपन ने क्या बताया कि ये स्वतंत्र है। ये क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि गति कर सकते हैं। लेकिन अपन ये नहीं बोला कि किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। ये एक दिशा में गति नहीं करते हैं, रैंडम दिशा में। ये इधर कर सकता है, ये इधर गति कर सकता है। इसका वेग मैंने मान लिया u2, ये ए कर लिए, ए इलेक्ट्रॉन मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, और इसका वेग है इस साइड में। ठीक है। तो इसका वेग अपन ने ले लिया u3। तो अब इनकी जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर, उनकी जो यादृच्छिक गति होती रहती है, रैंडम गति होती है। कैसी होती है, रैंडम मोशन होता है इनका, यादृच्छिक गति इसको बोलते हैं।
तो रैंडम मोशन होता है, तो अब इनका जो औसत निकलता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में गया, एक इस साइड में, एक इस साइड में, किसी भी दिशा में यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, तो इसका जो औसत आता है, यू एवरेज निकलता है, वो कितना निकलता है? 0 निकलता। औसत वेग कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। कहने का मतलब अगर मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी आ रहे हैं, उस वेग मतलब कट पिटा के कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि वेग सदिश राशि है, उसके ऊपर दिशा का फर्क पड़ता है, इस वजह से औसत वेग कितना हो जाता है? 0 होता है। इस वजह से यहाँ पे जब इस चालक तार को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो झटका नहीं लगता है अपने को, करंट क्या होगा? फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, इस वजह से अपने पास में करंट पैदा नहीं होता है इसके अंदर। बात समझ में आती है? अब यही अपन बात करते हैं, चलो ये तो अपन ने देख लिया कि औसत वेग होता है, तो ये जो चालक तार है अपने पास में, ये जो चालक तार है, ये जो चालक तार ले लिया अपन ने, मान लिया ये चालक तार है, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ए इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे बी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अपन ने ले लिया सी इलेक्ट्रॉन। अब ये यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जैसे कि मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में गया, यहाँ पे किसी चीज़ से वो टकराया, हो सकता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा परमाणु हो, उससे टकराया, टकराने के बाद में उसने अपनी दिशा चेंज कर दी, ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये वापस यहाँ से टकराया, टकरा के ये वापस इधर चला गया, तो इस प्रकार से इसकी गति हुई। अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन पहले इस साइड में गया, यहाँ पे गया, और यहाँ से ये यहाँ गया, टकरा के वापस ये यहाँ गया, तो यहाँ पे इस प्रकार के इसकी गति हो गई है। और ये मान लिया कि इस साइड में जाके यहाँ पे चला गया। बहुत सारी टक्करें हैं, अपन ज़्यादा को दर्शा नहीं सकते, ठीक है। तो ये इस प्रकार से टक्कर हुई, तो ये पहले कण की गति हुई, इस प्रकार से ये गया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद में वापस यहाँ टकराया, फिर वापस यहाँ पे चला गया। इसी प्रकार से ये वाला जो कण है अपने पास में, ये बी वाला कण पहले तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, रैंडम गति हो रही है, यादृच्छिक। लेकिन एक बात तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी कि जब दो टक्कर हो रही है, जब टक्कर हो रही है तो टक्कर से पूर्व का जो पथ है वो रेखीय है। किसी भी टक्कर के अंदर आप देख सकते हो ये और ये पथ कैसा है? रेखीय। अब अगली टक्कर यहाँ से यहाँ के बीच में हुई, तो टक्कर से बीच का जो पथ है वो कैसा है? रेखीय है। किसी भी दो टक्करों के अंदर, यानी कि दो टक्करों के अंदर का जो पथ है वो कैसा प्राप्त हो रहा है? रेखीय प्राप्त हो रहा है, और इसको अपन बोलते हैं मुक्त पथ। क्या बोल देते हैं? मुक्त पथ। मुक्त है ये इस प्रकार से मुक्त पथ है, जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो अब अपन बात करते हैं, अगर इसी प्रकार से इसका मुक्त पथ पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, ऐसे ही इनका भी बहुत आएगा, तो इनका जो औसत मुक्त पथ निकलता है इसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, जिसको हम दर्शाएंगे लेमडा से, लेमडा बार से हम इसको दर्शा देते हैं। तो इनका जो औसत होता है वो होता है 10 की घात, ये सॉरी होता है लेमडा का बार, यानी कि उसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। बात क्लियर हो रही? चलिए, ऐसे ही अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यहाँ से ये पथ रेखीय है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगेगा? कुछ समय भी लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगेगा? कुछ समय भी लगेगा। ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, यानी कि अलग अलग मटेरियल के अंदर क्या हो सकता है कि ये जो समय लगने वाला है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय लगता है वो अलग अलग हो सकता है। कई इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, तो कणों के मध्य की दूरी क्या होती है? बहुत दूर दूर होती है, तो टक्कर में ज़्यादा समय लगता है, कईयों में टक्कर में कम समय लगता है, ठीक है। तो टक्कर में कुछ समय लगा, इसके टक्कर में कुछ समय लगा, इसके टक्कर में कुछ समय लगा, तो लगभग जो टक्कर होती है बहुत सारे कण पास पास में ही होती हैं, तो इस टक्कर में जो लगा समय है उसको हम बोलते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल, ठीक है। विश्रांति काल को हम दर्शाते हैं टो से। क्या है? टो से अपन दर्शाते हैं, यानी कि ये जो क्या है समय नहीं है। काफ़ी लोग इसको ये समझने में दिक्कत कर देते हैं कि ये समय है, यानी कि टोटल चलने में लगा समय है, वो नहीं है। ये क्या है? अपने पास में क्या है कि यहाँ दो क्रमागत टक्करों के मध्य का जो समय है वो क्या निकलता है? उस दो क्रमागत टक्करों के मध्य का जो समय है उसको अपन क्या बोलते हैं? विश्रांति काल बोलते हैं, ठीक है। ये भी टो है, ये भी टो है, ये भी टो है, लगभग सारे बराबर प्राप्त होते हैं, तो इसका औसत भी कितना निकलता है? टो के बराबर ही निकलता है। क्लियर बात? एक बात तो अपने को समझ में आ गई। ये तो सारा प्रोसेस था जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है, यानी कि जब मुक्त है, यानी कि जब चालक पदार्थ मुक्त है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, तब की अपन ने बात पढ़ी है। अगर यही बैटरी कनेक्ट कर दी जाए इसके अंदर, अगर यही इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं? एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये रही
बैटरी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर दी इसको बैटरी से, तो ये लिया पॉजिटिव और एक अप साइड अपन ने ले ली नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम जानते हैं इसको अपन ने P ले लिया, इसको अपन ने Q ले लिया, वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया अपन ने, ये A है और यहाँ पे अपन ने लिया B है और यहाँ पे ये C इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि किसी भी साइड में गति कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा। इस बैटरी के कारण क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र सेटअप हो जाएगा, जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, जो कि क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। और ये पता है कि क्यों होता है, ये अपन ने बता रखी है बात। तो यहाँ पे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ये भी नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर एक बल लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जो कि इसको इस डायरेक्शन में ही भेजेगा। ठीक है, अगर कण पहले इस साइड में भी गति कर रहा था, अगर कोई कण है वो इस साइड में भी गति कर रहा था इलेक्ट्रॉन का, तो भी इसका एक घटक तो इस साइड में बनेगा और एक घटक इस साइड में बनेगा, तो एक घटक सारे कण एक दिशा में गति करने लग जाएंगे। और अब इनका वेग भी परिवर्तित हो जाएगा, पहले का वेग v1 आ गया, दूसरे का वेग v2 आ गया, तीसरा का वेग v3 आ गया, ये सब आ गया। अब इनका जो औसत वेग है, अब औसत यानी कि हम जानते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर विद्युतीय बल लग रहा है। और बल कितना लगता है, अपन जानते हैं कि E बराबर F अपॉन में Q होता है, तो F बराबर कितना लगेगा, F बराबर Q। एक बल लग रहा है जो कि इसको इस साइड में त्वरित कर रहा है, जो कि गति प्रदान कर रहा है। तो अब जो औसत वेग आएगा वो जीरो तो नहीं होगा, अब जो औसत वेग प्राप्त होगा वो जीरो तो नहीं होगा, और V एवरेज जो प्राप्त होगा वही जो वेग प्राप्त हुआ है। अब ये जो औसत वेग प्राप्त होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन कहते हैं अपवहन वेग। तो इसी का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि कहने का मतलब जब हम किसी चालक तार को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक वेग से गति करने लग जाते हैं, उन सब का औसत वेग ही क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है, और इसी का मान अपने को ज्ञात कर रहा है। एक चीज तो देखिए कि यहां पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो अपन सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो औसत वेग है, अपवहन वेग है, उसका मान अपन ज्ञात कर देते हैं। तो अपवहन वेग का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि इसकी जो गति हो रही है वो रेखीय हो रही है इस साइड में। ठीक है, तो हम गति का समीकरण लगा देते हैं। तो वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस का 80, v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस का 80, जहां पे u तो क्या है, प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक जो वेग था वो कितना था, 0 था। ठीक है, अब v की जगह v क्या हुआ, अंतिम वेग, यानी कि बैटरी को लगाने के बाद में वेग कितना प्राप्त हुआ है, vd, तो ये अपन ने ले लिया vd, कोई दिक्कत। ठीक है, और जो विश्रांति काल है यानी कि जो t है, t की जगह अपन क्या लेंगे, टो लेंगे। क्या लेंगे, t की जगह क्या लेंगे, टो लेंगे, क्योंकि ये टक्कर में खुद जो लगा समय है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अपन यहां पे सीधा लिख सकते हैं vd बराबर 0 प्लस का a2। क्लियर बात, तो vd बराबर 0 प्लस का a2 अपन ने लिख दिया। तो vd का मान अपन निकाल सकते हैं, तो ये आया vd बराबर a2, इक्वेशन फर्स्ट, एकम। क्लियर, तो अब बात करते हैं कि हम जानते हैं कि अब इससे अपन क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। तो अपन a का मान निकालने के लिए अपने को पता है कि f बराबर m है, तो f बराबर m अपने को पता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं a बराबर f अपॉन में m, a बराबर f अपॉन में m। और f बराबर अपन जानते हैं कि ये भी होता है, f बराबर ये भी होता है, तो यहां पे वैल्यू आती है अपने पास में, तो ये आया अपने पास में a बराबर f का मान कितना लिख दूं मैं, QE अपॉन में m, QE अपॉन में m। अब इस a का मान मैं समीकरण 1 के अंदर रख देता हूं। तो समीकरण 1 के अंदर मान रखेंगे अपन, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 के अंदर अपन मान रखते हैं, तो ये प्राप्त हुआ है vd बराबर a का मान कितना हुआ, QE अपॉन में m इंटू में टो। अब m तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे ये मैं दर्शा देता हूं इतना, और इस q की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, vd बराबर e अपॉन में me। ठीक है, और ये आया, तो ये वैल्यू भी मैं लिख सकता हूं। सदिश रूप में अपन क्या लिखेंगे, ये भी
लिख सकते हैं। यहाँ पे कई लोग ई का मान क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले को अपन क्या कर सकते हैं कि माइनस का भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन जानते हैं कि जब इसका मान रखेंगे ना अपन ई का मान, वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, तो मान रखेंगे तब अपन माइनस का काम में ले सकते हैं, अदरवाइज अपन ऐसा भी काम में ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि वी डी बराबर माइनस का ई अपॉन में एम ई इंटू में 2, ये वैल्यू भी अपने को प्राप्त हो सकती है। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो अपन ने देख लिया कि ये जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टो पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बात थोड़ा सा डाउट पैदा करती है दिमाग के अंदर, वो क्या है कि सर अपन जानते हैं कि जैसे कि किसी बॉडी के ऊपर अपन ने बल लगाया किसी भी बॉडी के ऊपर अपन बल लगा रहे हैं, तो ये मान लिया कि ये बॉडी है, इसके ऊपर बल लग रहा है, तो बल लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो मान लिया कि वो त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले उसका वेग यहाँ पे कम था, अब क्या हुआ, उसका ज़्यादा होगा, अब और ज़्यादा होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे देखिए आप, मान लिया कि ये कण है, इसके ऊपर बल लग रहा है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बल लगा तो इसके ऊपर त्वरण उत्पन्न हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेग बढ़ गया है, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, पहले 10 था तो अभी कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही अगले सेकंड में कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इसका त्वरण है। तो यानी कि हर सेकंड जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में बढ़ोतरी हो रही है, वो 1 की हो रही है। तो पहले 10 था, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, तो बढ़ता जाएगा। तो अपवहन वेग भी चेंज होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये अपवहन वेग भी चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब अपवहन वेग जैसे जैसे मैं समय बढ़ाऊंगा तो अपवहन वेग का मान भी बढ़ता जाएगा। पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये अगर यहाँ से आने में कितना सेकंड ले रहे थे, मान लिया कि 1 सेकंड ले रहे थे, तो अब थोड़ी अगर समय बढ़ेगा तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा कम समय लेंगे, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा तो कम समय लेंगे ही लेंगे। तो ये बात डिपेंड करती है। तो औसत वेग यानी कि चेंज होता रहता है। इस कहने का मतलब क्या हुआ, औसत वेग चेंज होता रहता है। जबकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जो अपवहन वेग है वो मैंने क्या बताया, समय पर निर्भर कर रहा है, न कि इसके ऊपर, सॉरी, है ना। तो समय जब बढ़ेगा तब अपवहन वेग क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन समय पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अपन क्या मान रहे हैं, अपने पास में ये जो फॉर्मूला आया है वो समय के अकॉर्डिंग नहीं आया है, वो आया है विश्रांति काल के अकॉर्डिंग, 2 टक्करों के मध्य लगा समय। क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे इसकी टक्करें हो जाती हैं। कहने का मतलब जो टो पर डिपेंड करता है ये। तो वीडी के अंदर अगर मैं टो बढ़ा देता हूँ, वीडी बढ़ाऊंगा तो, या टो बढ़ाऊंगा तो वीडी भी बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर इस प्रकार से अपने पास में कोई चालक पदार्थ है जिसके अंदर जो कणों की दूरियां हैं वो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा दूरी है तो टक्कर में लगा समय भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर जैसे ही विश्रांति काल बढ़ता है वैसे ही क्या होगा, अपवहन वेग भी बढ़ेगा। ऐसे ही अपन देखते हैं कि वीडी प्रोपोर्शनल टू ई है, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं बैटरी की पावर बढ़ा दूंगा, फील्ड बढ़ा दूंगा, बैटरी का फील्ड अपन ने बढ़ा दिया तो अपवहन वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा उस कंडीशन के अंदर भी। तो ये दोनों बातें अपन ने पढ़ ली है। और यहाँ पे ई और एम ई कॉन्स्टेंट होता है, वो बदल सकता नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ी ना बदलेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का आवेश थोड़ी ना बदलता है। तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये हुआ अपने पास में अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो समझ में आई होगी आपको बात। तो और ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टेलीग्राम के अंदर, और सबसे बेस्ट होता है कि आप साथ साथ में इनको लिखते जाएं। लगभग सारी चीज़ें मैं लिख देता हूं, ठीक है। जो थ्योरेटिकल चीज़ें मैं नहीं लिख पाता हूं वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाती है, तो उनको आप रिटर्न में लिखते जाएँ और आपके सारे फंडे क्लियर होते चले जाएंगे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।